नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारत भूमि विदेशी आक्रांताओं को इसकी सरित संपदा, उर्वरता और समृद्धि के लिए अपनी ओर आकर्षित करती रही है। बहुधा प्राचीन भारत में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण का मूल्यांकन हम सिकंदर के आक्रमण, उसकी जय, पराजय तथा प्रभावों के साथ करते हैं, लेकिन उसकी अविश्वसनीय विजय गाथाओं से पहले शाखा मनीषियों पर बात की जानी आवश्यक है। क्या छठी सदी ईसा पूर्व के ईरान में उभरती साम्राज्यवादी ताकतों, विशेष रूप से शाखा मनीषियों ने भारत की ओर अपनी शमशीरों का रुख नहीं किया था? यदि विस्तार की आकांक्षा रखने वाले उस दौर के ईरानी शासक भारत भूमि की ओर आगे बढ़े तो वे कितने सफल हुए अथवा असफल? क्या उनके आक्रमण अथवा आधिपत्य के साक्ष्य मिलते हैं? क्या भारतीय इतिहास और संस्कृति पर उनका कोई प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? बहुत रोचक विषय है मित्रों, और इस पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा। इसलिए आज शाखा मनीषी शासक दाराई वहुश पर नहीं, बल्कि उसके पहले के दौर में चलते हैं और सिकंदर की तरह ही अपनी साम्राज्यवादिता और असाधारण विजयों के लिए महान कहलाने वाले करुष की बात करते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो महत्ता और आदर चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त है, ईरानी इतिहास में वैसा ही सम्मान करुष प्रथम को मिलता है। और यहां जोड़ना आवश्यक होगा कि भारत भूमि की ओर विजय की आकांक्षा रखकर आगे बढ़ने वाले आरंभिक विदेशियों में वे भी रहे हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि हम शाखा मनीषियों के आक्रमण को उनके करुष और दारह वहुश जैसे शासकों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में कम ही जानते हैं। ऐसा क्यों? वस्तुतः प्राचीन भारत में मगध को केंद्र में रखकर बने बिखरे साम्राज्यों की चर्चा में ही इतिहास की पुस्तकें घिस खपा गई हैं। हमारा ध्यान पश्चिमोत्तर भारत की ओर कम ही गया है, जो कि इस प्रायद्वीप का प्रवेश द्वार रहा है। बनती बिगड़ती कितनी ही सभ्यताएं पंचनद क्षेत्र की महत्ता को जानती समझती थीं, अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए प्रयासरत रही। भारत के इस सीमांत परिक्षेत्र ने कैसे चीन की दीवार से भी अधिक मजबूती से भारतीय भूभाग, यहां की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की? यदि इस पर हम उचित विमर्श नहीं करेंगे तो कृतघ्न कहलाएंगे। चलते हैं ईरान की ओर और जानते हैं शाखा मनीषियों के भारत केंद्रित आरंभिक साम्राज्यवादी प्रयासों के विषय में। रोचक जानकारियां हैं जिसकी शुरुआत किसी परी कथा की तरह होती है। विषय की गहराई में ले चलूं इससे पहले थोड़ा परिचय शाखा मनीषियों से कर लेते हैं। तो यह जाने कि वही दौर जिसे कथित रूप से भारत का इतिहास काल कहा जाता है, जिस दौर में मगध को केंद्र में रखकर गंगा के मैदानों से आगे बढ़ते हुए इस उपमहाद्वीप में मजबूत साम्राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, यही वह समय था जब करुष द्वितीय अथवा करुष महान, तत्पश्चात दाराई वहुश प्रथम के नेतृत्व में शाखा मनीषी के नाम से ज्ञात एक विशाल ईरानी साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसकी पश्चिमी सीमा यदि यूनानी राज्यों को छू रही थी तो पूर्वी सीमा में कदाचित पश्चिमी पंजाब तक के कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित कर लिए गए थे। ईरानी इतिहास के कुछ पुराने पन्ने पलटते हैं और चलते हैं उन समयों में जब वहां छठी सदी ईसा पूर्व के मध्य एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई। यह समय था जब ईरान के उवक्षत्र के नेतृत्व में मीडियाई साम्राज्य का विस्तार था, जब सिंहासन उवक्षत्र के पुत्र इश्तबेगु 584 से 550 ईसा पूर्व को प्राप्त हुआ। समानांतर एक और ताकत उभरने लगी थी। दक्षिणी ईरान के अंसान प्रांत के शाखा मनीषी वंशीय प्रशासक अथवा सामंत प्रथम कंबुजीय थे, जो यद्यपि मीडियाई साम्राज्य का ही हिस्सा थे, परंतु उनमें स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की महत्वाकांक्षा कुलबुला रही थी।
कंबुजी ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली कि प्रतीत होता है विद्रोह को टालने अथवा सत्ता छिन जाने के डर से इश्तवेगु ने अपनी पुत्री का विवाह कंबुजिये के साथ करवा दिया। इस वैवाहिक संबंध के कारण संघर्ष टला और इश्तवेगु के साम्राज्य को कुछ समय का जीवन दान मिल गया। इश्तवेगु की वह पुत्री जो सामंत कंबुजी की रानी थी, उसके गर्भ से जिस बालक करुष का जन्म हुआ वही आगे चलकर शाखा मनीषी साम्राज्य का संस्थापक, विस्तारक और गर्व कहलाया। द्वितीय करुष के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज सामंत पुत्र ने सर्वप्रथम स्वयं को शक्तिशाली किया, फिर इश्तवेगु के असंतुष्ट सामंतों का साथ लिया और वर्ष 553 ईसा पूर्व में विद्रोह कर दिया। वर्ष 550 ईसा पूर्व में मीडियाई साम्राज्य का निर्णायक पतन हुआ। इस तरह शाखा मनीषी नई शक्ति के रूप में उदित हो गए थे। द्वितीय करुष को उनकी जिन विजयों के कारण महान की उपाधि प्राप्त है उनमें प्रमुख हैं वर्ष 547 ईसा पूर्व में लीडिया पर जीत, वर्ष 538 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया विजय। इतना ही नहीं, वर्ष 529 ईसा पूर्व में अपनी मृत्यु से पहले तक उसने प्रशासन के पश्चिमी क्षेत्रों में एशिया माइनर तक विजय प्राप्त कर ली थी। साथ ही साथ संपूर्ण ईरान भी शाखा मनीषियों के प्राधिकार में था। इस विजय गाथा का पूर्ण विराम करने से पूर्व यक्ष प्रश्न यह कि क्या करुष ने भारतीय भूभागों पर भी आक्रमण किए थे? क्या उसके आक्रमण सफल रहे थे? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि उल्लेख मिलते हैं कि करुष की मृत्यु के लिए जिम्मेदार घाव देने वाले भारतीय योद्धा थे। सिकंदर को निर्णायक घाव देने वाले भी भारतीय योद्धा थे और करुष को भी प्राणघाती घाव देने वाले भारतीय योद्धा थे। तो सोचिए कि हमारे सीमांत कैसी अद्भुत वीरगाथाओं को समेटे हुए हैं। उन पर बात कब होगी? कौन करेगा? करुष की भारतीय प्रदेशों के विजय में प्रायः स्वीकृत मत एबीडब्ल्यू जैक्सन का है। उनके अनुसार इस बात में शंका करने के लिए युक्ति संगत आधार हो सकते हैं कि करुष ने वस्तुतः उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन यह एक संदेहातीत तथ्य है कि उसने उन प्रदेशों पर जो आजकल अफगानिस्तान और बलूचिस्तान कहलाते हैं आक्रमण किया था। इस कथन की पुष्टि इस बात से भी होती है कि शाखा मनीषी युग में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का इतिहास, विशेषतः इस पर ईरानी आधिपत्य का ज्ञान भारतीय साहित्य से नहीं होता। केवल 6ठी सदी ईसा पूर्व में इस प्रदेश के गांधार और काम्बोज राज्यों को बौद्ध तथा जैन साहित्य में 16 महाजनपदों की सूचियों में परिगणित करते हुए कुछ छुटपुट सूचनाएं दी गई हैं, जो शाखा मनीषियों के यहां प्रभावशाली होने की द्योतक नहीं है। पाणिनि ने, जो गांधार प्रदेश के निवासी थे, अपना व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी शाखा मनीषी युग में ही लिखा था, परंतु वे अपने समय के विभिन्न राजाधीन और गणाधीन राज्यों की चर्चा तो करते हैं, उन पर शाखा मनीषियों के प्रभाव अथवा आधिपत्य की कोई सूचना नहीं देते। ये साहित्यिक साक्ष्य इस बात की ओर स्पष्ट इशारा है कि शाखा मनीषी सम्राट करुष ने भारत की ओर बढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो सके। सफल नहीं हो सके यह तो सिद्ध होता है, लेकिन कैसे जाने कि करुष ने भारत की ओर बढ़ने का प्रयास किया? इस संबंध में हमारी सहायता पर्सिपोलिस, नाक्शे रुस्तम तथा बेहुस्तुन आदि स्थलों से प्राप्त शाखा मनीषी अभिलेखों से हो जाती है, जो करुष के पूर्वी अभियान का इशारा है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत यूनानी लेखक हैं। इनमें प्रथम दारायवाहुस का समकालीन भूगोलवेत्ता हेकायटस, हिस्ट्रीज नामक ग्रंथ का लेखक हेरोडोटस, ईरानी राजसभा में राजवैद्य के रूप में कार्य करने वाला टीसीएस आदि के लिखित उल्लेख प्रमुख हैं। सार संक्षेप यह कि शाखा मनीषी शासक करुष के भारत अभियान के विषय में जितने भी संदर्भ मिलते हैं वे सभी अविश्वसनीय हैं एवं उनके विजय अभियान को बलूचिस्तान के आगे का सिद्ध नहीं करते। तथापि शासक की साम्राज्यवादी मानसिकता बताती है कि उसने आगे बढ़ने का प्रयास अवश्य किया होगा।
ईरानी शाखामणि राज्यसभा में राजवैद्य के रूप में 416 से 398 ईसा पूर्व तक कार्य करने वाले टीसीएस ने पर्सिया और इंडिका जैसे कुछ ग्रंथ लिखे जो अब अप्राप्य हैं। उनके लिखे हुए उद्धरण परवर्ती लेखकों के ग्रंथों में मिल जाते हैं। टीसीएस बताते हैं कि करुष की मृत्यु एक भारतीय योद्धा के हाथों खाए गए घाव के कारण हुई थी। घटनाक्रम कहता है कि भारतीय सैनिक डेरबिकिस जाति की ओर से लड़ रहे थे, जिसे उन्होंने अपने हाथियों से मदद दी थी। डेरबिकिस कौन थे, यह पहचान अनिश्चित है, तथापि प्रतीत होता है कि उनकी अवस्थिति भारतीय सीमांत पर रही होगी। इसीलिए राजाओं ने अपने सैनिकों और हाथियों की सहायता सहजता से प्रदान कर दी होगी। उस भारतीय योद्धा की वीरगाथा को लिखने का दायित्व क्या भारतीय इतिहासकारों का नहीं, जिसने करुष की महत्वाकांक्षा को निर्णायक घाव दिए और भारत भूमि पर प्रवेश करने से रोक दिया था। कथनाशय यह कि महान कहलाने वाला केवल सिकंदर ही नहीं, वह करुष भी था जिसे पराजित घायल हमारे सीमा प्रहरी शासकों और योद्धाओं ने लौटा दिया था। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।